नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए खेती किसानी से जुड़ी अहम और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं। इसी कड़ी में आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे पछेती गेहूं की फसल की देखभाल कैसे करें। साथ ही बात होगी जायद फसलों में सिंचाई प्रबंधन की। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, अगर आपने पछेती गेहूं की फसल लगाई है तो अभी दाने बन रहे होंगे। ऐसे में अच्छा और स्वस्थ दाना बनने के लिए ज़रूरी है कि आप उचित सिंचाई का प्रबंधन करें, साथ ही खरपतवार नियंत्रण का भी ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं पछेती गेहूं की फसल की देखभाल के लिए इस वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। किसानों की फसल पद्धति में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से गेहूं देर से बोना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियां तब आती है जब किसान गेहूं को रबी की फसलों जैसे तोरिया, आलू, सब्जी वाली फसलें या दीर्घकालीन खरीफ की फसलें धान या कपास के बाद उगाता है। बुआई में विलंब करने से 3 से 4 क्विंटल हेक्टेयर प्रति सप्ताह की दर से पैदावार कम होती है। हल्की मिट्टी एवं शुष्क वातावरण में अधिक सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ती है। दुग्धावस्था पर सिंचाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हवा तेज ना चल रही हो, अन्यथा फसल गिर जाएगी तथा पैदावार में कमी हो जाएगी। गेहूं की फसल में निराई गुड़ाई करके काफी हद तक खरपतवारों की रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों, आजकल आपकी गेहूं की फसल खेत में लहलहा रही है और इसकी बढ़वार देखकर आपको भी उतनी खुशी होती है कि जैसे एक घर में कोई बच्चा बड़ा होता है और बाद में होनहार बनने लायक होता है। लेकिन अब जहां तक गेहूं की फसल का सवाल है तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत से किसान भाई जो समय से बो पाते हैं, बहुत से किसान भाई देर से बो पाते हैं। तो समय से बो पाते हैं उनको तो उनकी फसल को एक पूरी अवधि जो अवधि होती है वो पूरी मिल जाती है बढ़ने के लिए, फलने फूलने के लिए, दाने बनने के लिए। लेकिन जो देर से हमारे किसान भाई बो पाते हैं, जैसे बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जिनकी धान की फसल कटी और धान की फसल कटने के बाद फिर गेहूँ बोया, तो ये गेहूँ दिसंबर माह में बो पाते हैं, कभी दिसंबर के अंत में बो पाते हैं, कुछ किसान भाई दिसंबर के शुरू में भी बो लेते हैं और कुछ ऐसे किसान भाई हो जाते हैं दिसंबर में भी नहीं बो पाते हैं, कभी कभी वो जनवरी के पहले सप्ताह में बोते हैं। वो जैसे अरहर के किसान हुए जो जिन्होंने अरहर खरीफ में बो रखी थी और उसके बाद गेहूँ बोया तो और भी ज़्यादा लेट हो गया। या कभी कभी हमारे आलू उत्पादक भी होते हैं, तो आलू उत्पादक उनकी फसल जब हार्वेस्ट होती है, जब कटती है या जब खुदाई हो जाती है आलू की, उसके बाद गेहूं की फसल बोते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी देर हो जाती है। तो देरी होने में फसल को लेना भी है और कुछ न कुछ पैदावारी भी अच्छी लेनी है। तो देरी होने से देखो फसल की पैदावार तो घटती ही घटती है, लेकिन ज़्यादा ना घटे उसके लिए हमारे पास उपाय हैं और समय समय पर हम आप लोगों को बताते ही रहते हैं कि क्या क्या उपाय करें। जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि ये प्रजातियां लगाएं। तो बहुत सारी प्रजातियां ऐसी होती हैं जो कम अवधि की होती हैं और वो हर क्षेत्र विशेष में अलग अलग संस्तुत होती हैं। तो कम अवधि की प्रजाति लगाने से ये होता है कि हमें कम समय भी मिलने पर हमारी फसल जो है भरपूर पैदावार दे जाती है। होता ये है दरअसल कि जब हम देर से बोते हैं तो समय से भी, जैसे हमने 15 नवंबर तक बो दिया या 25 नवंबर तक बो दिया, लेकिन जब हम जितने ही दिन लेट होते जाते हैं, जैसे 25 दिसंबर 1 महीना लेट हो गया, तो फसल को बढ़वार के लिए उतना समय नहीं मिला और फसल की पूरी बढ़वार नहीं हो पाती है। बढ़वार ना होने से जो उसका शुष्क पदार्थ है, जो ड्राई मैटर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कम बनता है। और अगर ड्राई मैटर कम है, उसकी बढ़वार कम है, तो जाहिर है कि दानों में जाने के लिए भी कुछ न कुछ चाहिए जो कि उसी में बनता है। तो जितनी अच्छी बढ़वार होगी और दानों में जाने का भी जो स्टार्च जमा होता है वो दानों में तभी ज़्यादा जाता है जब हमारा पौधा स्वस्थ हो, बड़ा हो, उसी हिसाब से आपके दाने में जाता है। तो जो 1 महीने या 1.5 महीने का जो अवधि कम हो जाती है, और चूँकि जहाँ 15 फरवरी आई और 15 फरवरी के बाद हम देखते हैं कि पूरे उत्तर भारत में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगता है, मध्य भारत और छत्तीसगढ़ और पूर्वी भारत में ये थोड़ा और जल्दी होने लगता है कि 15 फरवरी तक तापमान अच्छा खासा बढ़ जाता है। और गेहूं की ये जो स्वभाव है, कहना चाहिए, गेहूं का स्वभाव ऐसा होता है कि
जब बालियां बन जाती हैं और बालियां बनने के बाद जब उसमें दाना भरने की अवस्था होती है, उस समय अगर तापमान बढ़ जाए तो उपज में भारी कमी आती है। तो इसलिए किसान भाइयों के लिए हम हमेशा यही सुझाव देते रहे हैं कि अगर आप समय से नहीं बो पा रहे हैं तो ऐसी प्रजातियों का चुनाव करें जो कम से कम आपको जो अवधि मिली हुई है, जैसे 100 दिन की मिली हुई है, तो उन 100 दिन में आपकी फसल पककर तैयार हो जाए। तो अगर आपने उचित प्रजाति लगाई है तो आपकी उस प्रजाति के लिए अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए समय पूरा मिल जाता है। जबकि लंबी अवधि की अगर हम प्रजाति लगा देंगे, देरी से बोएंगे, तो क्या होगा कि वो जल्दी पकना पड़ेगा, और ऐसे जल्दी पकने को हम लोग कहते हैं फोर्स मैच्योरिटी। तो देखा आपने पछेती गेहूं की फसल में किन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। देर से बोने पर जमाव के समय कम तापमान तथा दाने बनते समय अधिक तापमान होने से फसल की बढ़वार पर काफी प्रभाव पड़ता है तथा फसल को अपना जीवन चक्र कम समय में पूरा करना पड़ता है, जिससे पैदावार में कमी आती है। फोर्स मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि जैसे ही तापमान बढ़ना शुरू हुआ तो दाना भरा नहीं पूरा, और दाना भरने से पहले ही बाली सूखने लग गई। बाली सूखने लग गई तो दाने जो बने थे वो पिचके हुए रह जाते हैं, सिकुड़े हुए रह जाते हैं, छोटे रह जाते हैं, या पूरे दाने नहीं बनते। तो इस तरीके से ये पूरा उपज पर और गेहूं की गुणवत्ता पर दोनों पे ही बुरा प्रभाव डालता है। तो इसके लिए विशेष बात है कि एक तो प्रजाति का हो गया, लेकिन जिन किसान भाइयों ने पहले से ही देर हो चुकी है तो वो अब क्या करें। उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि फसल आपकी खेत में है। कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने बहुत देरी से लगाई थी उनकी बालियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। कुछ किसान भाइयों ने जिन्होंने दिसंबर में थोड़ा जल्दी में बो दिया था तो उनकी बालियाँ निकल चुकी हैं, और इस समय परागण हो रहा है, जो फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं, परागण हो रहा है और दाना बनना शुरुआत होने वाली है या कहीं कहीं हो चुकी है। तो ऐसी अवस्था में सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि इसमें हम ना तो पोषक तत्व इस समय प्रयोग करते हैं, ना ही खरपतवार नाशी रसायनों का प्रयोग जो करना होता है 30-35 दिन की अवधि तक कर लेते हैं। तो पोषक तत्व और खरपतवार नाशी रसायनों का रोल ख़त्म हो चुका होता है उस स्थिति तक जो पहले आपने कर लिया है, उसी से काम चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबसे ज़्यादा मुख्य बात होती है कि सिंचाई, कि पौधे को पानी की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई की जाए। अब ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि अब मौसम थोड़ा गर्म भी हो रहा है, हवा भी तेज़ चलना शुरू हो जाती है। आप सुबह सिंचाई करिए, शाम तक देखेंगे खेत फिर सूखा नज़र आने लगा है। तो ऐसे में हल्की सिंचाइयाँ करें हमारे किसान भाई, और हल्की सिंचाई करें और थोड़ा सिंचाई का संख्या बढ़ा दें। अगर 3 सिंचाइयाँ बाकी हैं देने को तो 3 की जगह 4 सिंचाइयाँ कर दें, लेकिन पानी बस दौड़ा दें खेत में, बहुत हल्का करें। दूसरी सावधानी रखने की ज़रूरत यह है कि सिंचाई जब भी करें ये देख लें कि मौसम कैसा हो रहा है। अगर हवा बहुत तेज़ चल रही है तो सिंचाई करने से क्या होगा कि आपकी जैसी बालियाँ आई हुई हैं, ऊपर का भाग तो भारी हो चुका है और ज़मीन मुलायम होगी। आप जैसे दोपहर के टाइम पे पानी लगा रहे हैं तो उस समय हवा सबसे ज़्यादा तेज़ होती है, तो वो हवा की वजह से ज़मीन जैसे ही मुलायम होगी सारा का सारा गेहूँ गिर जाएगा आपका। गिरने से जो एक तो उपज में वैसे ही नुकसान हो रहा है और ऊपर से फसल गिर गई तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरा,
सिंचाई में ये इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि सिंचाई हमेशा शाम को करें, जिससे कि रात में हवा ज़्यादातर शांत रहती है और सुबह तक ज़मीन थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी और फसल के गिरने के चांसेस कम होंगे। और सिंचाई हमेशा हल्की ही करें। दूसरा इस समय ये होता है कि गेहूं की फसल में जो खरपतवारों का एक फ्लश होता है जो बाद में उगता है, वो खरपतवार इस समय मैन्युअली हाथ से जितने भी निकाल सकते हैं उसमें घूम के देखें। जो खरपतवार बड़े बड़े हो रहे हैं, जो हमारे फसल के साथ प्रतियोगिता कर रहे हैं, उनको निकाल कर बाहर कर दें। कभी कभी ऐसे में ये देखा जाता है कि अगर बीज आपने सही जगह से नहीं लिया है तो कभी कभी कंडुआ की बालियाँ, आपने देखा होगा कि कुछ बालियाँ काले रंग की हो जाती हैं, उन बालियों को निकाल कर बाहर कर दें। उस पूरे गेहूँ जिस गुच्छे में वो बाली आ रही है तो उसके अन्य भी जितने उसके कल्ले हैं उन सबको निकाल कर पूरा पौधा उखाड़ लें और उखाड़ कर या तो उसको जला दें या ज़मीन में दबा दें। इससे क्या होगा, वो कंडुआ बहुत फैलेगा नहीं तो वो एक ऐसी बीमारी है कि उसका पाउडर झड़कर दूसरी बालियों को भी ग्रसित कर देगा और उससे उत्पादन कम होगा, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो एक तो सिंचाई मुख्य हो गई, दूसरे आप खरपतवार नियंत्रण इस समय अगर हाथ से खींच करके मैनुअली कर सकें तो करते रहें। तीसरी चीज़ ये है कि साधारणतः यह होता है, हमारे किसान भाई देखते हैं कि खेत में गेहूं लगा हुआ है और गेहूं में जब बाली निकल रही तो आपको ये दिखाई देगा कोई बाली बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है, कोई बाली बहुत कम है, कोई पौधा जो है बिल्कुल बाकी सारे पौधों से अलग है। तो ऐसे पौधों को हम खेत में चक्कर लगा के उनको निकालते रहें। इससे निकालने का मतलब ये होगा कि आपको जो भी बीज मिलेगा, जो बीज आप निकालेंगे और अगली साल अगर उस बीज को दोबारा लगाना भी चाहेंगे तो आपके बीज शुद्ध होगा, क्योंकि जो दूसरे तरीके के पौधे दिखाई देते हैं वो हो सकता है दूसरी प्रजाति के हों। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि कभी कभी जंगली जई है वो भी इसी समय निकल कर आती है, उसकी चूँकि उसका फूल नज़र आने लगता है तो इससे आप पहचान सकते हैं उस पौधे को, अन्यथा वो गेहूं जैसा ही पौधा होता है, पहचानना मुश्किल होता है। तो इस समय उस खरपतवार को भी खींचकर हम निकाल लें, उखाड़ लें। तो इस तरीके से हम बीज को अच्छा बना सकते हैं, बीज में खरपतवार की मात्रा कम कर सकते हैं। अब ये देखा गया है कि इसमें जो हमारे देर से बोए गए गेहूं की बढ़वार थोड़ी कम होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें बहुत अच्छी बढ़वार भी हो जाती है। उपज थोड़ी सी कम ही रहती है। जो समय से बोए गए खेत हैं उनमें उपज ज़्यादा होती है, लेकिन देर से बोए गए गेहूं में उपज कम हो जाती है। तो ऐसी जगह पर हमें ये चाहिए कि एक तो पानी का पूरा निश्चित ध्यान रखें। पानी सिंचाई हो सकता है 4 की जगह, अगर 4 सिंचाइयाँ बची हैं आपको देने को तो 3 सिंचाई से काम ना चलाएं, जबकि 4 ही दें और हल्की सिंचाई दें। इसके बाद बात आती है कटाई की। तो कटाई के समय आपने देखा होगा कि चाहे समय से बोया गया हो चाहे देर से बोया गया हो, पकता एक ही समय पर है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन का अंतर हो जाता है, 10 दिन का भी अंतर हो सकता है, ये प्रजाति पर निर्भर करेगा, लेकिन पकता एक ही है। इसीलिए कहते हैं कि उस समय सारे के सारी फसल कटती है। तो उस समय ये ध्यान रखें कि कटाई में हमेशा श्रमिकों की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्हें काटते समय उनको उचित हाथों में दस्ताने पहना के या आँख पे चश्मा या सिर पे धूप से बचाने के लिए इंतजाम होना चाहिए। और काटते समय ऐसी जगह रखें जो नाक को जो पूरा कटा हुआ होता है कि कहीं पे आग न पकड़ पाए, क्योंकि समय आग लगने की दुर्घटनाएं कई जगह देखी गई हैं। और काट कर या तो आजकल बहुत जगह कंबाइन से कटाई होती है, लेकिन बहुत से किसान भाई हाथ से काटते हैं। तो हाथ से काट के ऐसी जगह जमा करें जहाँ पर आग लगने की चांस कम हो, थ्रेसर के पास ले जाते हैं या कभी कभी खेत में ही लोग ट्रैक्टर से ला के थ्रेसर से काट लेते हैं। तो सही तरीके से सही यंत्रों का प्रयोग करें। तो इस प्रकार आप जो है अपनी देर से बोई गई फसल को से भी ठीक ठाक पैदावार ले सकते हैं, जो कि आपको लगेगा कि जो है हमने सही प्रबंधन किया तो आपको पैदावार भी ज़्यादा मिली। अन्यथा अगर हम देर से बोई गई फसल पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे किसान भाइयों को बिल्कुल दाना बन ही नहीं पाता है और सिर्फ भूसा ही भूसा नज़र आता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होते हैं। तो उससे बचने के लिए इन सभी बातों को अपनाएं और अच्छी पैदावार पाएं। तो देखा आपने किस तरह पछेती गेहूं की फसल की देखभाल इस वक्त आप कर सकते हैं। यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी जायद फसलों में सिंचाई प्रबंधन की। बने रहें हमारे साथ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए
गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। देखिए मौसम खबर लाइव रोजाना शाम 5 बजे और शाम 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। किसान भाइयों बहनों, रबी की कटाई के बाद जब आपके खेत खाली रहेंगे तब आप जायद की भी फसलें ले सकते हैं। ऐसे में अच्छी पैदावार के लिए जायद फसलों में सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार करें, इसकी जानकारी के लिए हमारी सहयोगी ज्योत्सना बाहल ने बात की कृषि विशेषज्ञ से। आइए देखते हैं। जायद फसलों में जल प्रबंधन किस प्रकार कर सकें, इसके लिए ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीके सिंह। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। डॉक्टर सिंह, सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि कम पानी में होने वाली जायद की फसलें कौन कौन सी हैं, हमारे किसान भाइयों को बताएं। देखिए, जायद की जो प्रमुख फसलें हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है वो हैं दलहनी फसलों में उर्द है, मूंग है, ढैंचा है, लोबिया है, चाहे चारे के लिए लें या दाने के लिए लें। इनमें काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारी सब्जी की फसलें हैं, जैसे लौकी है, तुरई है और अन्य सब्जियां जैसे भिंडी इत्यादि ले सकते हैं। इनमें भी पानी की आवश्यकता काफ़ी कम होती है। इसके अलावा जो जायद ऋतु में मक्का उगाई जाती है, अगर उसका भी ढंग से दूरी इत्यादि को रखें तो पानी की काफ़ी बचत की जा सकती है। तो मुख्य रूप से ये फसलें हम ले सकते हैं जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। तो अभी डॉक्टर सिंह ने हमें बताया कि कम पानी में कौन कौन सी जायद की फसलें ले सकते हैं। डॉक्टर सिंह, अब आपसे ये जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जल प्रबंधन की जो मुख्य रूप से बात है, मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी पौधा का लगभग 95 से 98% भाग जल से बना होता है। और विशेष करके जायद के मौसम में जब तापक्रम ज़्यादा होता है उस समय वाष्पोत्सर्जन क्रिया काफ़ी बढ़ जाती है पौधे में, और उसको अपनी क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। अतः हम पानी को किस तरह प्रयोग करें जिससे कि पौधे की अपनी क्रियाशीलता बनी रहे और कम पानी में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें, इसके लिए हमें जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो जल प्रबंधन क्यों आवश्यक है, इसके बारे में अभी हमने जाना, लेकिन डॉक्टर सिंह, अब आपसे हम ये जानेंगे कि पानी की बचत इस वक्त एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो पानी की बचत हो तो कौन कौन से इसके लिए हमें सिंचाई के उपाय जो हैं वो अपनाने चाहिए। ये ग्रीष्मकालीन फसल है, यहाँ पर उस समय हवा भी तेज़ चलती है और वाष्पोत्सर्जन भी तेज़ होता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि सिंचाई हमेशा दोपहर के बाद शाम के समय करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पौधे के उपयोग में आ सकता है। अब बात आती है सब्जियों की। सब्जियों में मुख्य रूप से जो हम कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनको उगाते हैं, उन सब्जियों में काफ़ी कम पानी की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर ध्यान देने की बात है, जब पौधे छोटे हों तो उनको किसी तरह का फसल अवशेष, चाहे धान की पयाली हो या कोई भी फसल अवशेष है, उससे अगर उसको ढककर आप रखते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कम होता है और आपको देर से पानी की आवश्यकता होती है। आमतौर पे सब्जी वाली फसलों में 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो सिंचाई कब करें और किस प्रकार करें, इसके बारे में भी हमने विस्तृत जानकारी अभी डॉक्टर सिंह से हासिल की। डॉक्टर सिंह, अब आपसे हम जानना चाहेंगे कि कम पानी में अधिक जो है वो उत्पादन मिले हमारे किसानों को फसलों का, तो उसमें किस प्रकार से जो है सिंचाई करने की आवश्यकता है। आमतौर पर हमारे किसान भाई
सिंचाई में जल प्लावन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी हमारा बेकार जाता है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ मेरा सुझाव है कि अगर आप अपने फसलों की पत्तियों का निर्धारण के हिसाब से अगर सिंचाई के तरीक़े को अपनाएं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर दलहनी फसलें हैं या सब्जी वाली फसलें हैं जो कि दूर दूर बोई जाती हैं, तो इन फसलों को या तो हम बेड के ऊपर उगाएं और नालियों में सिंचाई करें, तो हमें ज़्यादा पैदावार कम पानी के द्वारा ली जा सकती है और इसमें 30 से 40% पानी की बचत होती है। इसके अलावा जो आजकल फव्वारा विधि या ड्रिप द्वारा सिंचाई की विधि की काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है, इसमें अगर खेत में फसलों की पंक्तियों के साथ हम ड्रिप को अगर लगाते हैं तो उस ड्रिप के द्वारा आप बहुत ही कम, लगभग 70 से 80% पानी के बचाव के साथ उतनी उत्पादकता जो कि उसके ज़्यादा प्लावन विधि द्वारा आप अगर करते हैं तो उसके बराबर आप पानी फसल की पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ फसलें हैं जहाँ पर मिट्टी उबड़ खाबड़ है और वहाँ ड्रिप अगर नहीं लगाई जा सकती, तो ऐसी जगह पे हम फव्वारा विधि द्वारा अगर सिंचाई करते हैं तो बहुत कम पानी में लगभग 60 से 70% पानी की बचत के साथ अच्छी फसल ली जा सकती है। तो जल बचत हेतु और क्या क्या उपाय हैं, अभी आपने वो जाना। डॉक्टर सिंह, आपने इतनी अहम जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, हमारे किसान भाई बहनों को, और इतना समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो जाना आपने कि जायद फसलों में सिंचाई की व्यवस्था कैसे करें। साथ ही कार्यक्रम के शुरुआत में हमने आपको बताया पछेती गेहूं की देखभाल के बारे में। हमें उम्मीद है ये जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ खेत खलिहान के आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।